गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और पूरी तैयारी मन से करते होंगे और करना चालू भी कर दीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से इंटरनल का डेट 2 और 3 जून को आ गया है, एक्सटर्नल का भी एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा। वह एग्ज़ाम भी की नोटिस भी आपकी जल्द ही आएगी, समझ गए। उसमें भी समय बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा और इतना आप माइंड में रख लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वह निश्चित रूप से इलेक्शन से पहले तो करा ही लिया जाएगा। बाकी हम सब लोग और आप स्वयं भी इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी चिंतित हैं, परेशान हैं। हम सब लोग जितना भी प्रयास बन पा रहा है कर रहे हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। कुछ दिन का इंतज़ार करते हैं, दोबारा फिर प्रयास हम लोग करेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं। एग्जामिनेशन को पूरी कोशिश है कि अविलंब कराना है और ये नोटिस कहीं न कहीं एक ऊर्जा का संचार कर दिया है। इससे कहीं न कहीं ये साबित हो गई है कि विभाग प्रयत्नशील हो चुका है और जो आश्वासन मिला है वो सच साबित हो, यही हम लोग कामना भी करते हैं। बाकी नकारात्मकताएं हर जगह मौजूद रहती हैं, उस नकारात्मकताओं पर मत जाइए, ठीक है। कुछ लोगों का काम ही है उल्टा सीधा बोलना, तो वो उल्टा सीधा बोलते ही रहेंगे। आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, जो लगातार मेहनत में लगा रहता है, अनवरत अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, मंजिल उसे मिल ही जाती है। आइए आज हम आरंभ करते हैं टेस्ट 77 के टेक्निकल प्रश्नों पे परिचर्चा। और यहाँ पर हम लोग 77 के टेस्ट को देखेंगे और आज सैटरडे को आपकी शाम 7 से 8:30 PM के बीच में हमारे बाजार समिति और भिकना पहाड़ी सेंटर पर ऑफलाइन टेस्ट भी आयोजित होगी और यह टेस्ट सेशन 9 में उपलब्ध है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर। आइए आगे बढ़ते हैं साहब। सेल्फ स्टडी पर आपको पूरा ध्यान दे देना है, बाकी परीक्षाओं को भी आप लेकर चलिए। जितने भी बच्चों का एनटीपीसी है, साइको है, उस पर मैक्सिमम समय दीजिए और 2 से 3 घंटे समय निकालकर बीएसपीएससीएल के जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसको भी आप रिवीजन प्रैक्टिस करिए। आइए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, कह रहा कि डीसी जनरेटर की अभारित विशेषता यानी नो लोड करंट यानी नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है साहब? नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच होती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। हमारी जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इधर आपका फील्ड करंट, इधर आपका नो लोड ईएमएफ उसके बीच होती है, जो कि आपका रेजिंग नेचर का होता है। कैसा होता है? आपका रेजिंग नेचर का होता है। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा तब सही उत्तर? E0 और IF, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? E0 IF। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है डीसी जनरेटर के लिए कांस्टेंट लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस दोनों समान हो तो साहब आप जानते हैं, अगर डीसी जनरेटर के लिए मेरी कांस्टेंट लॉसेस मस्ट बी इक्वल टू वेरिएबल लॉसेस हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में मेरी जो दक्षता है वह मैक्सिमम हो जाती है। आप सब जानते हैं मेरा जो कांस्टेंट लॉस है उसके अंदर हम लोग समान रूप से आयरन लॉस को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल लॉसेस भी जो हैं वह आपके इसी के अंदर कंसीडर होती हैं। वेरिएबल में यदि हम जाते हैं तो जनरली हम लोग यहाँ पे कॉपर लॉसेस को कंसीडर करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा द एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम। अगर यही प्रश्न पूछा जाए कहाँ पर? ट्रांसफार्मर के केस में। कहाँ पूछा जाए? ट्रांसफार्मर के केस में पूछा जाए तो ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी होती हैं जब आपका क्या होता है साथियों, ध्यान रखना, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है जब आपका आयरन लॉस के बराबर कॉपर लॉस होता है, तब ऐसा होता है। ये मत समझिएगा कि कॉपर को आयरन के बराबर करना है, तब तो मान ज़्यादा हो जाएगा। आयरन के बराबर कॉपर होती हैं, ये बातें कही जा रही हैं।
नेक्स्ट कह रहा डीसी जनरेटर की आर्मेचर कोर को लेमिनेट क्यों करते हैं? तो साहब आप जानते हैं कि हमारा जो आर्मेचर कोर है वह लेमिनेटेड होता है। लेमिनेटेड तो होता है, लेकिन लेमिनेशन की थिकनेस आपको याद है हम कितनी रखते हैं? 0.35 से लेकर 0.5 mm के बीच रखते हैं। ये थिक लेमिनेशन, समझ गए? ये जो पतला लेमिनेशन है, यह लेमिनेशन आपका किससे बचाता है? तो एडी करेंट लॉसेस से हमें बचाने का काम करता है। तो हम सीधे जवाब दे सकते हैं कि हमारी एडी करंट लॉसेस समानुपाती होती है थिकनेस ऑफ लेमिनेशन के स्क्वायर का। तो इसीलिए हम राइट आंसर क्या दे दें? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। किसके लिए? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए, एक 4 पोल वाले डीसी जनरेटर में लैप वाउंड आर्मेचर है। अच्छी बात है, मेरे पास पोल कितना है? 4 है। लैप वाइंडिंग है, क्या है जी? लैप वाइंडिंग है। लैप वाइंडिंग है तो A बराबर P बराबर आपका 4, यानी पैरेलल पाथ भी 4। कह रहा 50 स्लॉट हैं, यानी स्लॉट्स की संख्या है आपकी 50। उसके बाद 16 चालक प्रति स्लॉट हैं। तो चलिए सरकार आपका कुल चालक कितना हो जाएगा? 50 स्लॉट है, एक में 16 है, तो 16 गुना 50 बराबर क्या हो जाएगा? 800 है ना? क्या हो जाएगा? 800 मेरे कंडक्टर्स हो गए। अब आपके पास फ्लक्स दे दिया है साहब 30 मिली वेबर, लिख सकते हैं 30 गुना 10 के पावर -3 वेबर। उसके बाद क्या दिया है जी? तो हमें ईएमएफ वोल्टेज दे दिया है 240 का ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए, ठीक है? तो हमारी ईएमएफ का मान कितना है? 240 वोल्ट है। अब आपसे पूछ रहा है साहब कि स्पीड बता दीजिए। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, E बराबर P∅NZ/60A होता है। इसी फॉर्मूला से आप N का मान निकाल लीजिए। E इंटू 60A अब बटा आपका क्या हो जाएगा? P∅ और Z हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको पलट दिया। अब जरा पलट जब दिया तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या करेंगे? E के बदले में 240 लिखेंगे, 60 का 60, A के बदले में 4, P भी आपका 4 है, फाई 30 गुना 10 के पावर -3 है, और Z आपका 800 है। सरकार इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 600 आरपीएम मिलता है। 600 आरपीएम की गति पर हमारा यह मशीन क्या करेगा? घूमेगा। तो सीधा हमें क्या करना था? फॉर्मूला अगर मालूम है, कॉन्सेप्ट अगर मालूम है, तो हम उस कॉन्सेप्ट की मदद से, फॉर्मूले की मदद से जो राशि हमें निकालनी है पलट देंगे, वैल्यू निकल जाएगा और उस पर डाटा रख देंगे, आराम से हमारा काम हो जाएगा, है ना? तो राइट आंसर आपका क्या है? बी नंबर 600। कह रहा ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग? तो ट्रैक्शन कार्य में आप जानते हैं मेरा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वह क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। और ये उच्च स्टार्टिंग टॉर्क किस में मिलेगी? डीसी सीरीज में मिलेगी। इसीलिए हम लोग डीसी सीरीज का प्रयोग करते हैं। इसके स्पीड का भी नियंत्रण काफ़ी बेहतर होता है। स्पीड नियंत्रण का मतलब कभी मत समझना कि स्पीड को कम करना है, स्पीड को घटाना भी है, स्पीड को बढ़ाना भी है। एज पर द रिक्वायरमेंट वी नीड दैट वैल्यू हमें वहाँ पर प्राप्त हो जाए, जो हमारी ज़रूरत है उस हिसाब की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाए, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों, किसी आर्मेचर वाइंडिंग का संवाहक निम्नलिखित में से किस पर कम्यूटेशन से जुड़ा होता है? किस दिक परिवर्तन से जुड़ा होता है? आर्मेचर वाइंडिंग का जो कंडक्टर है वह कम्यूटेटर से कैसे जुड़ा होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो हमारी आर्मेचर की जो संरचना है उसके जो भी हमारे कंडक्टर्स हैं वो कंडक्टर्स आपके कम्यूटेटर सेगमेंट से यहाँ जो राइजर रहता है निकला हुआ, हल्का सा भाग निकला हुआ, तो राइजर के माध्यम से क्या होता है? आपका वाइंडिंग
ये जो हमारी वाइंडिंग है राइजर द्वारा आर्मेचर वाइंडिंग, आप इसको कहिए आर्मेचर वाइंडिंग राइजर द्वारा जुड़ी होती है। क्या होती है? आर्मेचर द्वारा जुड़ी होती है। समझ गए? तो राइजर को हम लोग यहाँ स्वीकार करेंगे। ये राइजर हमारे कम्यूटेटर का ही पार्ट है और आप सब जानते हैं कि मेरा कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन क्या होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर के सेगमेंट से बना होता है। अब बीच में इंसुलेशन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अभ्रक का प्रयोग करते हैं, माइका का प्रयोग करते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया? डी नंबर हो गया साथियों। चलिए अगला प्रश्न, याद है ना कम्यूटेटर कर क्या रहा है जी? तो आप सब में से सभी बच्चों को याद है कम्यूटेटर जो है यह आपका एसी को डीसी में बदल रहा है। समझ गए? क्या कर रहा है यहाँ पर जनरेटर में? एसी को डीसी में बदल रहा है। 6 पोल लैप कुंडलित है। जनरेटर में 300 आपके कंडक्टर हैं, यानी पोल आपका 6 है, लैप है तो ए भी आपका 6 ही होगा। उसके बाद कह रहा है जेड हमारा 300 है। अभी आपका विद्युत वाहक बल प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बाबा एक कंडक्टर का निकल रहा है। क्या निकल रहा है? यानी प्रति कंडक्टर वोल्टेज का मान है 5 वोल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिएगा? एक कंडक्टर 5 वोल्ट तो 300 कंडक्टर कितना वोल्ट? जल्दी जवाब दीजिए, आंसर दीजिए। प्रश्न थोड़ा कठिन है है ना? जब एक में 5 और टोटल पैरेलल पाथ 6 है तो कैसे आप निकालिएगा? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साहब चालक की संख्या। क्या निकालेंगे? चालक की संख्या प्रति पोल। कैसे साहब? प्रति पोल। तो देख लीजिए साहब आपका 300/6 यानी 50 कंडक्टर प्रति पोल हुआ। नहीं, क्या हो गया? आपका 50 कंडक्टर प्रति पोल हो गया। तो 50 चालक में जितना निकलेगा वही आपका होगा। तो इसीलिए अब यहाँ से ईजी या ईए क्या करिएगा? आपका 50 गुना 5 बराबर 250 वोल्ट होगा। तो मेरी जेनरेटेड जो क्षमता है वह कितनी हो गई? 250 हो गई। कितनी हो गई? 250 वोल्ट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सीरीज मोटर में चालक को आधे मान से घटाया जाए तथा अन्य गुणन अपरिवर्तित रहे तो चाल होगी। मतलब श्रेणी मोटर में चालक को आधा से घटा दिया। डीसी सीरीज मोटर है। कैसा है? डीसी सीरीज मोटर है। हमने क्या किया है? कंडक्टर जो है अब मेरा क्या हो गया? Z/2। ठीक है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। P भी, फाई भी, Z P भी, फाई भी, N भी है ना, N भी, ये सब कांस्टेंट है। तो आपसे पूछ रहा है चाल क्या होगा? तो हम जानते हैं मेरा जो स्पीड है, ध्यान दीजिएगा मेरा साहब आपने क्या लिखा था? N बराबर लिखा था EA इंटू 60A/P फाई और Z। तो मेरा N विद कर्मानुपाती है Z का। इसमें कोई शक है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आप दिमाग लगाइएगा, बताइए। चालक को आधे मान से हमने घटा दिया तो अब हमारा Z/2 है। तो अब यहाँ पर क्या लिखिएगा? अब यहाँ लिखिएगा, अब का जो परिस्थिति है उसमें क्या लिखिएगा? N बराबर EA गुना 60A बटा P फाई Z/2। नहीं, क्या लिखिएगा? P फाई Z/2 लिखिएगा, क्योंकि Z तो मेरा Z/2 हो गया। जब Z मेरा Z/2 हो गया तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? जल्दी बताइए 2 ऊपर चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। 2 इंटू EA इंटू 60A बटा P फाई Z। P फाई Z मेरा क्या है? N1 है। अब आपका स्पीड 2N1 होगा कि नहीं होगा? तो जब 2 नीचे आ गया, हाफ हो गया, तो मेरी गति क्या हो गई? 2 गुनी हो गई।
आया बात समझ में, गति क्या हो गई, दोगुनी हो गई। तो यहाँ कंसेप्ट है, लॉजिक है, समझ गए, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आधा होता वहाँ दोगुना होता। साथियों, असिस्टेंट लोको पायलट 2025 में जो ट्रेड का एग्जाम होना है असिस्टेंट लोको पायलट के CBT 2 का, अगर आप सोचते हैं कि परीक्षा के समय ही हम तैयारी करेंगे, 15 दिन में निकल जाएगा, इस बार बहुत सारे बच्चे अप्रॉक्सीमेट 46-47% बच्चे ट्रेड में गड़बड़ा गए। पार्ट ए में उनका बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन पार्ट बी में वो दिक्कत में आ गए। उसके पीछे रीज़न है कि कम समय में ट्रेड को पढ़ने की कोशिश करना, कंटिन्यूटी के साथ ट्रेड पे मेहनत नहीं करना, इसको इग्नोर करना और बेसिक कंसेप्ट को नहीं पकड़ बनाना। जब तक आप बेसिक कंसेप्ट पे पकड़ नहीं बनाते हैं तब तक आप मजबूती नहीं आ पाएगी, आपके सब्जेक्ट्स पर कमांड नहीं हो पाएगी, और जब कमांड नहीं हो पाएगी तो आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 0 लेवल से हमारी ये बैच आरंभ हुई है और ये बैचेज 6 से 8 PM में शाम में चल रही है, ऑफलाइन बाजार समिति सेंटर पर, और ऑनलाइन यह चल रही है साहब प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, समझ गए। और इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 7070177240 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग निम्न प्रकार की मोटर के साथ किया जाता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि 4 पॉइंट स्टार्टर जो है यह आपका जनरली प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, तो कंपाउंड मशीन के लिए, कंपाउंड मोटर के लिए। हालांकि यह संट में भी यूज होता है। कहाँ होता है यह, संट मोटर में भी, DC संट मोटर में भी क्या होता है, प्रयोग होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग इन दोनों के लिए यूज करते हैं, बट ये बना है आपका कंपाउंड मोटर के लिए। इसकी जो खासियत है वो ये है साथियों कि यह सामान्य से अधिक घूर्णन की गति अगर हो रही है तो उसका नियंत्रण कहाँ करेगा, कंपाउंड में करेगा। सामान्य से कम के लिए नहीं, सामान्य से अधिक के लिए सीरीज में नहीं। सीरीज में हम लोग किसका यूज करते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं, याद रख लेना। 3 पॉइंट का निर्माण विशेष रूप से हमने किया था संट के लिए, लेकिन 3 पॉइंट स्टार्टर हम लोग अगर नहीं है अवेलेबल 4 तो हम लोग कंपाउंडों में उसका यूज कर लेते हैं, बट वो उसके लिए स्पेसिफाइड नहीं है। स्पेसिफाइड मेरा D नंबर ही है। आइए, शेयरिंग मशीन, पंच मशीन, प्रेस मशीन, एलिवेटर, कन्वेयर, रोलिंग मिल, इन सब के लिए कौन उपयोगी है। ये सारी जो हमारी मशीनें हैं, इन सभी मशीनों में आप ध्यान रखिएगा साहब, इसमें हमारा स्पीड भी क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में टॉर्क भी हमारी सुटेबल हो और स्पीड भी आपका क्या हो, अप्रोचेज टू कांस्टेंट हो, बहुत तेज गति से स्पीड में परिवर्तन न हो। और ये काम करने में कौन सक्षम है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड सक्षम है। DC सीरीज का प्रयोग इन सब के लिए नहीं करते। उसका जहां अधिक टॉर्क की जरूरत है, जहां हाई टॉर्क की जरूरत है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में उसका यूज करते हैं, है ना। ढेर सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां उसका यूज होगा, तो इसलिए यहां होगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड। कह रहा वार्ड-लियोनार्ड मेथड क्या है, ये गति नियंत्रण का विधि है, लेकिन कैसा विधि है, तो यह गति नियंत्रण का वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। क्या है साहब, वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। और आप जानते हैं इस विधि के द्वारा, वार्ड-लियोनार्ड विधि के द्वारा हम दोनों दिशाओं में क्या करते हैं, दोनों दिशाओं में आप गति परिवर्तित कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों दिशाओं का मतलब हुआ कि आप साहब इससे क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों मतलब घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, दोनों काम इसके द्वारा किया जा सकता है। थोड़ा कॉस्टली मेथड होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपका वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, घबराइए नहीं। आज जो टेस्ट होगा शाम में, उसके क्वेश्चन बदल रहे हैं, नए क्वेश्चन हैं, और हम आगामी टेस्टों में ड्राइंग के भी 1-2 प्रश्न को अब इन करने वाले हैं, तो आप लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है साहब किसी जनरेटर से बहती धारा का मान 10 एम्पियर है, इंटरपोल का प्रतिरोध 10 ओम है, फील्ड वाइंडिंग पर कॉपर हानि कितनी होगी। चलिए, क्वेश्चन तो बड़ा ही मजेदार है, लेकिन आनंद तो तब आएगा जब आप बना लेंगे।
तो मेरे पास आई दे दिया है 10 एम्पियर और रेजिस्टेंस भी दे दिया है 10 ओम। आपसे पूछ रहा है कॉपर लॉस, तो PCU आई स्क्वायर आर ही होता है, तो हम लोग 10 का स्क्वायर गुना 10 कर दिए, यानी 100 गुना 10 कर दिए, बराबर कितना हो गया 1000 वाट आ गया। देखा साथियों, तो 1000 वाट का पावर लॉस हो रहा है किसके सापेक्ष, तो कॉपर लॉस हमारी जो है उसके करस्पॉन्डिंग हो रही है। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या किसी संचरण लाइन के कंडक्टर को पोल से अलग करता है? तो संचरण लाइन को कंडक्टर को पोल से कौन अलग करता है? देख लीजिए, ये आपका पोल है, ठीक है, यहाँ आपका क्रॉस आर्म है, इस क्रॉस आर्म पर इंसुलेटर लगा हुआ है, इस इंसुलेटर के ऊपर से तार जा रही है ना। तो कौन मेरे पोल को, संचरण लाइन के कंडक्टर को आप पोल के संपर्क को अलग कर रहा है? तो यही आपका इंसुलेटर ही न कर रहा है। कौन कर रहा है? इंसुलेटर ही न कर रहा है। तो क्या उत्तर दीजिएगा? डिस्क टाइप का इंसुलेटर। और नॉर्मली आप जान लीजिएगा कि हमारा जो समान रूप से होता है, एक डिस्क वह 11 kV तक के लिए उपयुक्त होता है। उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो हम लोगों को डिस्क की संख्या क्या करनी पड़ती है? बढ़ानी पड़ती है। और ये डिस्क बना होता है किस चीज़ का? पोर्सिलीन का बना होता है। किसका बना होता है? पोर्सिलीन का बना होता है। ताप सहने की क्षमता भी उच्च होती है, कुचालकता भी उच्च होती है, यांत्रिक रूप से मजबूत भी होता है। कह रहा है ट्रांसमिशन लाइन में 6 कंडक्टर हैं, यानी आपका ये टावर है साथियों। और ध्यान रखिएगा, 1 2 3 इधर से, 1 2 3 इधर से, तो ये वाला एक सर्किट हो गया, ये वाला आपका दूसरा सर्किट हो गया। तो जब हम इतना हैवी संरचना स्टील टावर्स का बना ही रहे हैं, तो सिंगल लाइन लेके जाएंगे तो हमें फ़ायदा तो होगा नहीं, तो हम डबल लाइन लेके जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? डबल सर्किट लाइन कहा जाता है, जिससे 2 लाइन आप लेके जा रहे हैं, डबल सर्किट लाइन, अब बाकी अर्थ 2 सबसे ऊपर है। चलिए अगला प्रश्न, पावर ट्रांसमिशन में ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं? ट्रांसपोजिशन है कि एक नियमित अंतराल पर, नियमित दूरी के अंतराल पर परिस्थितियों को बदलना। क्या करना साहब? हमारी शिफ्टिंग करना, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन की कंडक्टर्स उसके पोजीशन को परिवर्तित करना, ठीक है। तो यह जो परिवर्तन वाला कंसेप्ट है, उससे हमको फायदा होता है कि तीनों फेजों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और संतुलित वोल्टेज है ना, वो कम हो जाती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक और संतुलित वोल्टेज आपकी क्या होती हैं? कम हो जाती हैं। अब यहाँ गंभीरता पूर्वक समझिएगा, ये जो ट्रांसपोजिशन है, हम RYB यहाँ लेकर चले, इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा? BRY हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? YBR हो जाएगा। यानी ये कंडक्टर ऐसे 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 आ गया, ठीक है। फिर ये वाला जो कंडक्टर है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये पोजीशन को चेंज कर लिया। फिर ये कंडक्टर ऊपर गया, फिर यहाँ मिडिल से निकल गया। इस तरीके से हम एक नियमित अंतराल पर, नियमित दूरी के अंतराल पर ऐसा ऐसा परिवर्तन करते हैं, और ये परिवर्तन हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक अनबैलेंस की परेशानी को क्या करता है? सेटल्ड करता है, दिक्कत नहीं होती है। आइए, ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल में लिया जाता है? अच्छा प्रश्न है, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, कोशिश कीजिए क्या होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ट्रांसमिशन लाइन में जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है वो वज्रपात से होता है, लाइटनिंग से होता है। और उस लाइटनिंग से बचने के लिए हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। और यह लाइटनिंग अरेस्टर हमारे उस आसमानी बिजली को धड़ल्ले से कहाँ भेज देता है? अर्थिंग के माध्यम से पृथ्वी में भेज देता है। परिणाम ये होती है कि हमारी पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन, जितने भी ऑपरेटर्स उसमें सुरक्षा के लगे हैं, सब सेफ और सुरक्षित हो जाते हैं। क्या होते हैं? सब सेफ और सुरक्षित हो जाते हैं। आगे बढ़िए, एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का स्पैन 200 मीटर है। तो साहब जी, मेरा स्पैन लेंथ है 200 मीटर।
कंडक्टर का भार प्रति केजी W 0.7 kg। हमारा टेंशन T आपका 1400 kg। अब आपसे सैग पूछ रहा है, कह रहा है कि दोनों सिरों पर ट्रांसमिशन लाइन एक ही स्तर पर है, यानी लेवल आपका क्या है, प्लेन है, यानी समतल सतह है, उस पर हमारी बातें हो रही हैं, और लेवल भी दोनों पोल का क्या है, सेम है। रहना ऐसा चाहिए लेकिन झुक रहा है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं सैग का फॉर्मूला क्या होता है। कितने बच्चों को याद है? बिल्कुल याद है आप लोगों को, WL²/8T होता है। साहब जी W है आपका वेट 0.7, L आपका लंबाई है, कितना है साहब, 200 गुना 200 हो गया। अब नीचे आइए, 8 गुना 1400, सिंप्लीफाई कीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 से 4 बार में कट गया, 4 से फिर ये आपका 150 बार में कट गया, 4 से क्या हो गया, 50 बार में कट गया। कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? 0.7 गुना 5 और नीचे में आपका 14 है। व्हाट विल बी द वैल्यू? व्हाट विल बी द वैल्यू साहब? सही कहा आपने साहब, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर का सैग हो रहा है, नीचे इतना झुक रहा है। क्या हो रहा है? 2.5 मीटर का सैग हो रहा है, नीचे इतना झुक रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न। ये वज्र बैच है साथियों, ये बैचेज हमारी जो हैं ये BSPSL के लिए विशेष रूप से चल रही है, और इस बैच को हमने मॉडिफाई कर दिया है वज्र बैच। अगर आप अंतिम समय में आप चाहते हैं कि इस बचे हुए समय में हम अपनी तैयारी को बेहतर करें, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर आप वज्र बैच को परचेज कर सकते हैं। इस बैच में हम आपको साहब जी थ्योरी विस्तार से तो पढ़ा ही रहे हैं, प्लस हम आपको डाउट्स भी क्लियर करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी इसमें कराया जाएगा, साथ ही साथ इसमें आपका साहब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराया जाएगा, और चैप्टर वाइज टेस्ट भी चैप्टर को कंप्लीट होने पर हम आपका लेंगे। और चैप्टर वाइज टेस्ट में नए क्वेश्चन होंगे जो आप पढ़े हैं उससे अलग टाइप के होंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी कवर होगी। 0 लेवल का ये रिवीजन बैच है। ये बैच आपकी परीक्षा तक आपके साथ कंटिन्यूटी बनाकर रखी जाएगी, और आपको हम सफलता दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपकी मेहनत रहेगी, मेरा प्रयास रहेगा, और जब दोनों मिल जाएंगे तो सफल होना निश्चित है साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक ट्रांसमिशन लाइन में डैश के कंडक्टर का इस्तेमाल होता है। कमर्शियल में हम लोग ज़्यादातर ACSR का ही प्रयोग करते हैं। ACSR आप सब जानते ही हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर। स्टील रेनफोर्स्ड क्या होता है? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड इसका पूरा नाम होता है। और हम सब लोग जो हैं एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, सस्ता भी होता है, कॉपर थोड़ा महंगा पड़ जाता है, बाकी लोहा और चांदी की तो कल्पना ही नहीं कर सकते, तो हम ACSR लेते हैं। और आपको याद है कि इसके बीच का भाग जो है वह आपका स्टील का होता है, और चारों तरफ आपकी क्या होती है? एल्युमिनियम होती है। ये सब आपका क्या है? एल्युमिनियम है। और ये स्टील जो दिया गया है ये यांत्रिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, मजबूती के लिए, ठीक है, किसके लिए? यांत्रिक सामर्थ्य हेतु। क्योंकि आप जानते हैं एल्युमिनियम लचीला होता है, मुड़ जाता है, सैग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टाइट रहेगा, तना रहेगा, तो हमारे लिए सैग की परेशानी कम होगी। AC की अपेक्षा DC का क्या फायदा है? जल्दी बताइए, क्वेश्चन कठिन लग रहा है। जल्दी बताइए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? आपके सामने ये प्रश्न है, देखता हूं कितने विद्वान हमारे उत्तर देते हैं। AC की अपेक्षा DC का, तो साहब जनरेशन AC का ही आसानी से होता और ज्यादा होता है, ट्रांसमिशन AC का ही आसानी से होता है।
स्टेप अप स्टेप डाउन ये सब काम हम एसी में कर सकते हैं, लेकिन डीसी को स्टोर नहीं ही करते हैं। स्टोर सिर्फ किसको करते हैं? डीसी को। एसी को स्टोर करना संभव नहीं है। इसीलिए यूपीएस में इमरजेंसी के कंडीशन में जब हमारा क्या होता है, मेन सप्लाई डिस्कनेक्ट रहती है या नहीं प्राप्त हो रही होती हैं, तो यही बड़ी भूमिका निभाता है और बैटरी की मदद से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में स्टोर करके हमें प्रदान करने का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी साहब जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सरकार डीसी जनरेटर के मामले में मैक्सिमम इफिशिएंसी, अभी जस्ट हमने बताया था मेरी इफिशिएंसी मैक्सिमम होगी जब वेरिएबल लॉसेस आपका क्या हो जाए, वेरिएबल लॉसेस आपका क्या हो जाए, कांस्टेंट लॉस के बराबर हो। तो यानी आपका वेरिएबल जब कांस्टेंट के बराबर होता है तो सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और मेरी जनरेटर की इफिशिएंसी डेफिनेटली मैक्सिमम हो जाती है। कह रहा मशीन की वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग कहलाएगी। दोस्तों फुल पिच वाइंडिंग तभी होगी जब ये मेरा पोल पिच है और ये मेरा वाइंडिंग पिच है, और आप जानते हैं, सॉरी यहाँ पर गैप एकदम नहीं होगा, पास पास ही रहेगा, ठीक है ना, गैप एकदम नहीं रहेगा, पास पास ही रहेगा, समझ गए, पास पास ही रहेगा। तो अब इसके बीच का दूरी, ये दूरी आपका 180 है और यहाँ भी 180 है, मतलब स्पष्ट है कि मेरा पोल स्पैन बिल्कुल किसके बराबर है, तो कॉइल स्पैन के बराबर है। ऐसी स्थिति में हमारी क्या होगी साहब जी, मशीन बिल्कुल ही फुल पिच वाइंडिंग कहलाएगी। तो वाइंडिंग पिच यहाँ पर गलत लिखा गया है, वाइंडिंग पिच पोल पिच के बराबर होगा तब फुल पिच होगी, छोटा होगा तो शॉर्ट पिच होगी। फुल पिच में आप जानते हैं पिच फैक्टर केपी का मान 1 होता है, शॉर्ट पिच में आप जानते हैं केपी का मान लेस देन 1 होता है। क्या होता है? केपी का मान लेस देन 1 होता है। विद्वानों, विद्युत वाइंडिंग में निम्नलिखित में से किस इंसुलेटेड सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग विद्युत वाइंडिंग में जो हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, तो संगमरमर वगैरह तो नहीं ही हो पाएगा, हम किसका यूज करेंगे? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस माय डियर फ्रेंड? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है ना युवक, हमारा जो राइट आंसर है वह प्रेसपॉन हो जाएगा। प्रेसपॉन एक पेपर की आकृति का पेपर है, यानी पेपर की तरह क्या है हमारा, बिल्कुल पतला सा और आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसमें कोई शक नहीं है, समझ गए। तो हम लोग प्रेसपॉन का क्या करते हैं, इंसुलेटेड सामग्री के रूप में यूज करते हैं। और जो भी हमारा मटेरियल होना चाहिए, जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए, रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, हाई होगा, है ना, उसकी कुचालकता क्या होगी, बढ़िया होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, कंडक्टिविटी उसमें 0 हो तो ज़्यादा बेहतर है, ना के बराबर एकदम नहीं होनी चाहिए। ये सब उसकी खासियत है। यांत्रिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए, ताप सहने की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए, तभी उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कह रहा शॉर्ट पिच वाइंडिंग विधि में बिना चिंगारी के कुंडली को, समझ गए, बिना चिंगारी के बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई डैश की चौड़ाई से कम रखी जाती है। तो हमारे कुंडली की चौड़ाई जो है, यहाँ देख लीजिए साहब, ये पोल पिच था और हमने अपने कॉइल की चौड़ाई को क्या किया है, ये मेरा कॉइल स्पैन है, पिच और स्पैन एक ही होता है, और ये 180 डिग्री मेरा पोल पिच है। तो यहाँ से आप इस बात को समझ लीजिए कि पोल पिच से छोटा मेरा कॉइल पिच है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट पिच वाइंडिंग हो जाएगा। और जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग है वह कौन सी चौड़ाई से कम रखी जाती है? खटाखट जवाब दीजिए साहब जी, ठीक है। तो स्पष्ट हो गया, जब यहाँ पोल हमने लिख ही दिया है तो सोचना क्या है, पोल पिचे से न कम होता है। दो पोल के मध्य बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पोल पिच कहते हैं, और उससे यह साहब क्या होता है, कम होता है। और अभी मैं बता दूं, हमारी जो शॉर्ट पिच है उसके लिए पिच फैक्टर लेस देन क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, लेस देन 1 होगा। विद्वानों आगे बढ़िए, निम्नलिखित वाइंडिंग में से
एक में सभी क्वाइल कैसे है, सीरीज में है, एक प्रगतिशील लहर के रूप में जुड़ा हुआ है, यानी आपका प्रोग्रेसिव मोड में जुड़ा हुआ है, प्रोग्रेसिव वेव के रूप में जुड़ा हुआ है। पोलों की संख्या के बावजूद आर्मेचर धारा के दो ही भाग होते हैं, यानी आपका पैरेलल पाथ हमारा दो ही होता है। भले पोल मेरा 14 हो, 18 हो, 6 हो, 2 हो, 4 हो कि 10 हो कि 8 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी वाइंडिंग मेरी क्या कहलाती है, सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग कहलाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपलेक्स वेव हो जाएगा, जिसमें हमारे पैरेलल पाथ की संख्या ऑलवेज दो ही रहेगी। आगे है साहब, रीवाइंडिंग के पश्चात यह पाया जाता है कि कैपेसिटर प्रकार की टेबल फैन मोटर की घूर्णन दिशा बदल गई है, तो घूर्णन की दिशा को पुनः बदलने के लिए क्या करना चाहिए? घूमना चाहिए क्लॉकवाइज, और घूम कैसे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हमारा डायरेक्शन ही पलट गया तो ऐसी परिस्थिति में क्या करिएगा हुजूर? ऐसी परिस्थिति में जहां मेन वाइंडिंग का कनेक्शन, मेन वाइंडिंग को अलग और आपका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका टर्मिनल्स को आपने उल्टा पुल्टा कर दिया, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पलटना पड़ेगा, यानी मेन वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन को चेंज करिए, तब समस्या दूर हो जाएगी। इसका उसमें, उसका इसमें कर दिया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कह रहा है ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग। तो साहब जी, वेव की बात अगर हम करें तो यहां पर आप जानते हैं मेरे विद्वान मित्रों, क्या होता है वेव वाइंडिंग की हम अगर बात करते हैं तो इसमें आप सबको मालूम है ए सदैव मेरा दो ही होता है ना? ए क्या होता है? दो ही होता है। अब जरा ट्रिप्लेक्स हो रहा है, तो ट्रिप्लेक्स में हम ए की बात करेंगे तो साहब सिंप्लेक्स में आपका 1, डुप्लेक्स में 2, ट्रिप्लेक्स में 3, तो 3 × 2 बराबर 6 पाथ आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। और एक छोटी बात याद रखना, इस तरंग कुंडलन का प्रयोग उच्च वोल्टेज और निम्न धारा को पाने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से हमें वोल्टेज अधिक मिलती है और करंट कम मिलता है। साथियों, यह टेस्ट सीरीज जिसकी हम अभी परिचर्चा आपसे कर रहे हैं वह सेशन 9 में आपको मिलेगा। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट हमारा एप्लीकेशन है, उस पर आप जाएंगे और उस एप्लीकेशन में जाकर सेशन 9 से आप जुड़ेंगे तो आपको यह टेस्ट मिलेगा। बाकी आप सभी के रिक्वेस्ट पर हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द आपके लिए सेशन 6 से 9 का महापैक लेकर आएंगे। जैसे 1 से 5 का महापैक हमारा था उसी तरह का, और उससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगी। तो आप टेस्ट सीरीज से जुड़ें, सारी टेस्ट BSPSL की उपलब्ध हैं। महापैक यहाँ ऑफर 1 है, जिसमें आप 1 से लेकर 5 तक के 50 सेट को वहां कवर कर रहे हैं मात्र 100 रुपए में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टेटर में खांचों की संख्या पोल की संख्या का अनुपात, यानी साहब जी नंबर ऑफ स्लॉट्स बाय नंबर ऑफ पोल्स। स्लॉट्स प्रति पोल क्या कहलाएगा? जल्दी बताइए विद्यार्थी जी। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड दैट कंसीडर्ड एज स्लॉट्स पर पोल? इसे हम लोग पोल पिच कहेंगे। क्या कहेंगे सरकार? पोल पिच कहेंगे, ध्रुव पिच कहेंगे। ये क्या होता है? स्लॉट्स की संख्या बटा पोल की संख्या। साहब जी, एक कंडक्टर जिसके श्रृंखला में कई टर्न हैं उसे क्या कहा जाता है? जिस कंडक्टर के श्रृंखला में कई टर्न्स हैं उसे हम किस रूप में जानते हैं? तो जिसमें श्रृंखला में बहुत ज्यादा टर्न्स हैं, युवा विद्वानों ध्यान रखना, वी आर कंसीडरिंग दिस लाइक एज अ क्वाइल। किस रूप में होता है? एक क्वाइल के रूप में उसको हम लोग जानते हैं, एल से सूचित करते हैं। इस क्वाइल का 2 भाग होता है, एक फ्रंट साइड और दूसरा हमारा क्या होता है? बैक साइड। तो आप सब याद रखिएगा, फ्रंट और बैक 2 रूपों में 2 साइड्स इसके होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो राइट आंसर आपका कुंडली हो जाएगा, क्वाइल हो जाएगा। बड़ी भूमिका इसकी हमारे मशीन में होती है।
कह रहा रोटरी कन्वर्टर में रोटर शाफ्ट के एक और कम्यूटेटर स्थापित किया जाता है, जबकि डैश में स्लिप रिंग स्थापित की जाती है। देखिए बहुत सारे छात्र चिंतित हो रहे हैं कि वॉल्यूम 2 जो रुक्मिणी प्रकाशन की थी उसका 11 से 11 तक तो हमने करा दिया था, यानी उसका साहब जी 12 से लेकर के 20 तक का टेस्ट का डिस्कशन करवा दीजिए। अगर आप विद्वान और मेहनती हैं, अगर आपने बारीकी से सेशन 2 बुक को लिया है, वॉल्यूम 2 बुक को लिया है, तो उसका मैंने सारा क्वेश्चन करवा दिया है। जो समझदार लोग हैं वो समझ गए होंगे। इसी टेस्ट डिस्कशन के दौरान मैंने बाकी बचे हुए सभी वॉल्यूम 2 के सेट को डिस्कस कर दिया है। अब उसको कराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप किताब पलटिएगा और इस डिस्कशन को जरा मैच करा के देखिएगा, आनंद आ जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, घबराइए मत। अब नए क्वेश्चंस चालू हो रहे हैं साहब। तो रोटरी कन्वर्टर में रोटर शाफ्ट के एक और कम्यूटेटर है, जबकि डैश में स्लिप रिंग होती हैं। तो साहब हमारा रोटरी कन्वर्टर कर क्या रहा है हुजूर? यह डीसी को एसी में बदल रहा है। क्या कर रहा है? डीसी को एसी में बदल रहा है। ऐसी परिस्थिति में रोटर के दूसरे भाग में हमारी क्या होती हैं? स्लिप रिंग होती हैं। समझ गए क्या होती हैं? स्लिप रिंग। और विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग हम रोटेटिंग ऑब्जेक्ट से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को सप्लाई प्रदान करने में सक्षम होते हैं। यह इसकी विशेषता होती है। रोटरी कन्वर्टर को हमने किस तरीके से वर्गीकृत किया है? अच्छा प्रश्न है। रोटरी कन्वर्टर को हमने दो तरीके से वर्गीकृत किया है, एक सिंगल फेज का, दूसरा 3 फेज का। सिंगल फेज हो गया आपका लो वोल्टेज रेंज के लिए, लो एप्लीकेशन के लिए, और यह आपका क्या हो गया आपका साहब जी हमारा हाई के लिए, यानी अपर मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेजेस के लिए या हायर रेंज ऑफ पावर की कैपेबिलिटी के लिए। तो ये आपके हाई के लिए है, हाईएस्ट रेंज ऑफ कैपेबिलिटी के लिए है। तो सिंगल फेज 3 फेज दोनों का रूपों में इसको बांटा गया है। जब जहां जैसी जरूरत पड़ती है वैसा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। करा आपूर्ति के एसी से डीसी में रूपांतर में, यानी आपूर्ति सप्लाई को एसी से डीसी में बदलना है, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? एक काम तो आपका कौन कर रहा है? मोटर जनरेटर सेट कर रहा है। इसमें आपका सिंक्रोनस मोटर या नहीं तो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, और जनरेटर के रूप में आपका डीसी जनरेटर होता है। फिर मरकरी आर्क रेक्टिफायर, यह भी बदलता है। फिर मेटल आर्क रेक्टिफायर, यह भी बदलता है। और चौथा है आपका रोटरी कन्वर्टर, यह भी आपका बदलता है। तो हम किस उत्तर के साथ आगे बढ़ जाएं? ये चारों जो हैं साहब, क्योंकि कन्वर्टर दोनों काम कर सकता है, एसी को डीसी या डीसी को एसी, इसीलिए दिए गए ऑप्शन में हम ऑप्शन नंबर डी को लेंगे। 1, 2, 3 और 4 सारा का सारा हमारा इसमें कैरी ओवर कर रहा है। जब इनपुट मशीन एसी है और आउटपुट मशीन डीसी है तो मशीन को क्या कहते हैं? यानी इनपुट में आप सप्लाई दे रहे हैं 3 फेज एसी, ठीक है, और आउटपुट में आपको मिल रहा है डीसी। तो यह मेरा क्या होगा जी? जल्दी बताइए, यह कौन सी मशीन होगी, कौन सी व्यवस्था होगी? सरकार इसी को तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्वर्टर गलत, कन्वर्टर गलत, डायरेक्ट सिंक्रोनस कन्वर्टर गलत। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रेक्टिफायर है, जो एसी को डीसी में बदल रही है। समझ गए क्या कर रही है हुजूर? एसी को डीसी में बदल रही है। डायरेक्ट सिंक्रोनस कन्वर्टर सिर्फ डीसी देता है। समझ गए? रोटरी इन्वर्टर यह आपका एसी देता है। तो दोनों आपका खत्म हो गया। समझे कि नहीं? क्या हो गया? दोनों खत्म हो गया। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस आधार पर हम चलते हैं। तो मेरा क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रेक्टिफायर जो है वो सबसे एप्रोप्रिएट यहाँ पर सेट होता है। समझे? चलिए, और यही जो डायरेक्ट सिंक्रोनस कन्वर्टर है ना, यही आपका एमजी सेट है। तो हम लोग जनरल वे में इनपुट का मशीन अगर एसी, आउटपुट का मशीन आपका डीसी, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक रेक्टिफायर हो जाएगी। करा धातु दिष्टकारी में हानियां कम होती है, मेटल रेक्टिफायर में मेरा लॉसेस कम होता है। मेटल रेक्टिफायर में यदि लॉसेस कम होगा तो आप सब जानते हैं कि हमारी इफिशियंसी
इफिशियंसी विथ कर्मानुपाती हैं किसके, लॉसेस के। लॉसेस बढ़ेगा इफिशियंसी घटेगी, है ना, लॉसेस घटेगा इफिशियंसी मेरी बढ़ेगी। तो ये बेसिक बातों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इस आधार पर हम अगर सोचें तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली बी हो जाएगा, दक्षता उच्च होती है। और आपको याद है ना, मेटल रेक्टिफायर में हम किसका यूज करते हैं, सेलेनियम का यूज करते हैं। यदि रोटर और स्टेटर के घूमते चुंबकीय क्षेत्र को समान गति से घुमाया जाए, ये स्टेटर का भी ns पर घूम रहा है और रोटर का भी ns पर ही घूमे, तो ये यदि दोनों सेम पर घूमता है तो मेरी nr भी ns ही होती है। और इस तरह की जो बातें हैं वह कहाँ प्राप्त होंगी, सिंक्रोनस मोटर में प्राप्त होंगी। यह जब भी चलता है ns पर ही चलता है, ns के अलावे किसी भी गति पर नहीं चलता। भले लोड के मान में आप कमी या वृद्धि कर दो, उससे इसको फर्क नौजवानों नहीं पड़ता है। आइए, सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई के दो स्रोतों की जरूरत पड़ती है, सही बात है। इसके स्टेटर में हम लोग क्या देते हैं साहब, 3 फेज एसी देते हैं। इसके रोटर में हुजूर हम क्या देते हैं, इसके रोटर में हम लोग क्या देते हैं, तो डीसी सप्लाई देते हैं, जिसको डीसी एक्साइटेशन कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। अब जरा गंभीरता पूर्वक समझिएगा कि बिजली की आपूर्ति के लिए एसी स्रोत और फील्ड को उत्तेजित करने के लिए डीसी स्रोत, ऑप्शन नंबर ए। और यह जो डीसी स्रोत इसे दे रहे हैं वह किसके द्वारा, तो डीसी शंट जनरेटर के द्वारा। अगर यह नहीं उपलब्ध है तो डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर के द्वारा। ये दोनों के माध्यम से हमारा ईएमएफ जो होता है वह आपका कांस्टेंट होता है। क्या होता है, हमारा ईएमएफ कांस्टेंट होता है। हम किसके साथ आगे बढ़ें, ऑप्शन नंबर ए के साथ आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है साहब, देखिए ये हमारी टेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर हमारी पकड़ बने, न्यूमेरिकल्स पर हम कमांड कर सकें, थ्योरेटिकल प्रश्नों के साथ हमारा तालमेल बढ़िया बने, तो 5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी इस ब्रह्मास्त्र टेस्ट में हो रही है। हम अभी 4600 प्लस क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुके हैं। BSPSCL ही नहीं, देश के सभी ITA लेवल की परीक्षा में इससे मदद मिलती है। और ये उपलब्ध है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर मात्र 299 में, 1.5 साल की वैलिडिटी है। इससे जुड़कर आप प्रश्नों पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन में हमारी टेस्ट शाम 5 से 6 PM में आरंभ हो रही है। हालांकि चल भी रही है कंटिन्यू, लेकिन हम बहुत ही जल्द इसमें BSPSCL पैटर्न को फॉलो करते हुए इसके आधारित न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट पर आधारित 20 क्वेश्चन डेली का हम आरंभ कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि हमारा जो फुल टेस्ट है BSPSCL का ऑफलाइन, फुल टेस्ट BSPSCL ऑफलाइन, इसका भी आयोजन आपका 7 से 8:30 PM के बीच में आपका हो रहा है बाजार समिति में। 7070177240 पर बाजार समिति कॉल कर आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए। तुल्यकाली मोटरें सामान्य तौर पर संचालित होती हैं, तो सामान्य रूप से इसका निर्माण ही किया गया है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। लोड वगैरह इसमें जोड़ते नहीं हैं, तो नो लोड पर ओवर एक्साइटेड क्या होता है, नो लोड पर ओवर एक्साइटेड हमारी जो सिंक्रोनस मशीन है, क्या है, हमारी सिंक्रोनस मोटर है, वह किस रूप में काम करती है हुजूर, वह आपका सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में। कैसे, सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में काम करती है। तो मेरा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कह रहा वह कौन सा उपकरण है जो इलेक्ट्रिक धारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव मतलब H = I² RT, जूल के नियम को आप सब जानते हैं, है ना। अब इस पर कौन आधारित है,
वॉशिंग मशीन नहीं, फूड मिक्सर नहीं, टेबल पंखा नहीं, आपका टोस्टर। टोस्टर का काम ही है टोस्ट को क्या करना, गर्म करना। यानी आपका जो ब्रेड होता है, सुबह में जो सैंडविच खाने के लिए आप लोग यूज करते हैं ब्रेड, दोनों तरफ से ब्रेड है, बीच में आप चटनी सॉस ये सब लगा देते हैं, तो वह जो आपका है ना टोस्टर, वह ब्रेड को पकाने का काम करता है। क्या करता है, टोस्ट को पकाता है, गर्म करता है उसको। ये तो इसीलिए यह आपके विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी पर। कह रहा है ऑपरेटिंग वोल्टेज की उपस्थिति में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो उसका समाधान क्यों नहीं किया जा सकता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है हुजूर। देखिए, जैसे ही कभी कोई परिपथ शॉर्ट करती है, तो जब परिपथ शॉर्ट करती है तो रेजिस्टेंस जीरो होता है, उसके सापेक्ष का वोल्टेज जीरो होता है और करंट आपकी इनफाइनाइट होती है, और इस दौरान धारा को रोक पाना संभव नहीं होता है। परिणाम ये होता है कि यह एक्सेसिव हीट हमारे उस मटेरियल के अंग को जला देती है, डैमेज कर देती है, बर्बाद कर देती है। हम किसके साथ आगे बढ़ जाएं, ऑप्शन नंबर ए। जब उपकरण ही खराब हो गया तो बचा क्या। केवल समानता डैश प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत किया जाता है। केबल को जो हम वर्गीकृत कर रहे हैं, जो उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, उसके पीछे का मुख्य कारण है साहब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या होना, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होना। क्या होना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होना, ये इसका मुख्य बात है। और इसके लिए हम लोग कैपेसिटेंस ग्रेडिंग का प्रयोग करते हैं, और ध्यान रखिएगा इसके लिए हम लोग इंटरशीथ ग्रेडिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग और इंटरशीथ ग्रेडिंग, ऐसा करने से क्या होता है, मेरी जो परावैद्युत प्रतिबल है, दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेसेस हैं, जो कि आप सब जानते हैं कि हमारा कोर के पास क्या होता है, कोर के ऊपर क्या होता है, सरफेस पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जब आप जाते हैं लेड शीट के सरफेस पर, एक्सटर्नल सरफेस पर, तो वहां क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साहब आगे बढ़िए। केबल के कंडक्टर पर रोधन स्तर की मोटाई, तो साहब जी केबल के कंडक्टर पर जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, यह जो इंसुलेशन है, इसकी मोटाई किस पर निर्भर करती है हुजूर, यह निर्भर वोल्टेज रेटिंग पर करती है। किस पर, वोल्टेज रेटिंग पर। कंडक्टर की मोटाई रहता तब यह किस पर करती सरकार, करंट रेटिंग पर करती। तब यह किस पर करती, करंट रेटिंग पर करती। तो राइट आंसर हुजूर क्या होगा, सी वोल्टता, सी वोल्टेज। बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं। देखिए कट ऑफ को लेकर बहुत मत परेशान होइए, आप अभी जितना स्कोर कर रहे हैं बहुत सही स्कोर कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जब तक आपके लिए एक्सटर्नल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती हैं, तो आप तो देख ही रहे हैं, इंतजार बस एक्सटर्नल नोटिफिकेशन का है। आ गया तो टाइम नहीं देगा, आ गया तो टाइम श्योर नहीं देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल नोटिफिकेशन के आने से पहले जो भी आपको कमजोर पोर्शन है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो आपका रीजनिंग है, या आपकी हिंदी है, आपकी इंग्लिश है, आप इन सभी पर, कंप्यूटर है, इन सभी पर आप ध्यान दीजिए और उस कमजोर पोर्शन को स्ट्रांग बनाने का प्रयास करिए और अपने स्कोर को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा इंडोर रोशनी के लिए डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। तो साहब इंडोर रोशनी के लिए जो हम लोग डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम करते हैं, उस डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम का कंसेप्ट तो आपको मालूम होगा। क्या कंसेप्ट मालूम है आपको, बताइए। डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम में क्या होता है, डायरेक्ट में हमारी जो प्रकाश है, ध्यान दीजिएगा, 90 से 100% वह नीचे आती है और 10% क्या होती है, प्रकाश ऊपर जाती है। समझ गए। ऐसे में हार्ड शैडो बनता है। क्या होता है, हार्ड शैडो बनता है। ऑप्शन नंबर सी, अंधेरी छाया उत्पन्न हो जाती है। हुजूर
स्टार्ट होने के बाद ट्यूबलाइट में वोल्टेज लगभग डैश होता है। जब स्टार्ट होती है तो ट्यूबलाइट हमारी क्या है, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। यह क्या है, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। तो जब हमारा ट्यूबलाइट स्टार्ट हो रहा होता है तो उस समय हम लोग डिस्चार्जिंग के लिए नेचुरली वोल्टेज जो देते हैं वह तो 110 वोल्ट ही हमारा वहां पर रहता है स्टार्ट के समय। बाद में हम आपका चोक की मदद से, किसकी मदद से, चोक की मदद से शुरुआती वोल्टेज को बढ़ाते हैं, गैसेस डिस्चार्ज की स्थिति उत्पन्न होती हैं, फिर हम लोग धारा नियंत्रण करने का काम भी उसी चोक के द्वारा करने का प्रयास करते हैं। तो मेरा जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि 40 वाट का जो ट्यूब है जनरली कितना लंबा होता है जी, 40 वाट का जो कंजप्शन वाला ट्यूब है वह लगभग 1.2 मीटर लंबा होता है। 120 सेंटीमीटर तक उसकी क्या होती है साहब, हमारी लंबाई होती है 120 सेंटीमीटर। और यही 120 सेंटीमीटर को हमने कहा है 1.2 मीटर कहा है। सरकार आगे बढ़िए। छोटी डीसी मोटर में प्रयोग किए जाने वाले खांचे, बड़ा अच्छा प्रश्न है, जल्दी जवाब दीजिए, आप ही लोगों से उम्मीद है, बाकी और किसी से उम्मीद नहीं है। कैसा खांचा होता है छोटा डीसी मोटर, फटाफट बताइए। डीसी मशीन में खुला स्लॉट्स यूज करते हैं, डीसी मोटर में खुला स्लॉट्स यूज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ओपन खांचा रहता है, बंद खांचा रहता है, सेमी क्लोज खांचा रहता है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस डियर फ्रेंड, जल्दी जवाब दीजिए। साथियों यहां पर अर्धबंद खांचे का प्रयोग कर लिया करते हैं, समझ गए क्या करते हैं, अर्धबंद का प्रयोग कर लिया करते हैं। एयर का सर्कुलेशन इसमें बेहतर होता है, क्या होता है, एयर सर्कुलेशन बेहतर होता है। बाकी हम अर्धबंद का प्रयोग इंडक्शन मोटर में भी करते हैं। कहाँ करते हैं, इंडक्शन मोटर में भी करते हैं। कई जगह आप देखेंगे ओपन भी रहता है, कई जगह आप देखेंगे ओपन भी रहता है, लेकिन ओपन का इंस्टॉलेशन आसान है, बट समस्या क्या है, तो इसके खुल जाने की, ढीले होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहा करती हैं। कह रहा साधारणतः तापन साधनों में प्रयोग होने वाले विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है। नेचुरल सी बात है, हीट के कारण हमारी क्षति हो रही है, डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, I2R लॉस हो रहा है। अब यह जो I2R लॉस आपका हो रहा है उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है हुजूर, इसका मुख्य कारण है कि जो करंट आपकी जा रही है वह करंट I2R लॉस करवा रही है, जो कि हीट के रूप में परिलक्षित हो रहा है। इसीलिए आप कह सकते हैं विद्युत धारा जनित उष्मा कह सकते हैं। साहब बेल्टेड केबल और एसएल केबल में क्या अंतर है, बेल्टेड का तो आप समझ रहे हैं, एसएल होता है सेपरेट लेड, यानी हम अलग अलग जो मेरा कंडक्टर है, कोर है, सब के ऊपर हम अलग अलग क्या करते हैं, लेड का सीथ लगाते हैं। और आप जानते हैं मेरा जो लेड सीथ है यह किस लिए लगाया जाता है, नमी के प्रभाव से बचने के लिए। किसके बचाव के लिए, किसके बचाव के लिए बताइए, तो हम साहब नमी के प्रभाव से जो कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल लगा है, जो इम्परजिनेटेड पेपर लगा है, उस पेपर के कुचालकता को बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो मेरा जवाब क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट फॉर दिस साहब, यहां होगा जितने भी कोड हैं सब के ऊपर सीथ लगा होना। ये अंतर है एसएल में और बेल्टेड में। बेल्टेड में सब के ऊपर नहीं लगा होता है, कंबाइंड में हम सीथ का प्रयोग करते हैं, ये यहां पर है। कह रहा है एक घरेलू रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर लंबे अवधि तक चालू हो रहा, चल रहा है, चालू हुआ तो चलिए रहा है, बंद नहीं हुआ लंबे समय तक। जब कंप्रेसर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और कंप्रेसर ज्यादा चल रहा है, इसका मतलब है
इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या है, ओवरलोड है, यानी यह काफ़ी ज़्यादा ओवर लोडेड है। इसीलिए आप अपने फ्रीज को भी देखते होंगे, जब आपने कम सामग्री फ्रीज में रखी है तो उसका भी कंप्रेशर जो है कम चलता है। जब आप पूरा फ्रीज को फुल कर देते हैं, सामान भर देते हैं, तो उसके ठंडक को मेंटेन करने के लिए लंबे समय तक घंग 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 इस तरह की आवाज़ आती रहती है और हमारा मशीन चलता रहता है। साहब, एक जल विद्युत पावर स्टेशन के लिए 150 मीटर हेड है। एच का मान है साहब 150 मीटर। ठीक है। यांत्रिक इफिशियंसी एटा मैकेनिकल 0.85 दे दिया है, एटा इलेक्ट्रिकल 0.92 दे दिया है। अब एटा ओवरऑल आप जानते हैं, एटा मैकेनिकल एटा इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट होगा 0.85 इंटू 0.92, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और आपसे कह रहा है प्रति घंटे प्रति क्यूबिक मीटर उत्पन्न होने वाली विद्युत शक्ति लगभग कितनी होगी। तो आइए जरा वेट ऑफ वाटर क्यू के बारे में आप जानते हैं, 1 मीटर क्यूब प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? 1 मीटर क्यूब प्रति सेकंड होता है। तब वेट ऑफ वाटर की हम बात करें तो वेट ऑफ वाटर आपका क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। तो सरकार इसको हम लोग नोटिफाई करेंगे Q इंटू 1000 इंटू Q इंटू 1000 इंटू 9.81। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, मेरा क्या मान दिया है, Q का 1 दिया है, तो 1 इंटू 1000 इंटू 9.81 बराबर आपका क्या हो जाएगा सरकार, 9810। क्या हो जाएगा, 9810। इतना न्यूटन मेरा आ गया। ये जो न्यूटन आया वो मेरा वेट ऑफ वाटर आया। अब आप फॉर्मूला लगाइए। चलिए अगला पेज देख लेते हैं, यहाँ तो नहीं हो रहा है। अब आपका फार्मूला है, हमें जो पूछा था वह पूछा था जेनरेटेड पावर। क्या पूछा था? जेनरेटेड पावर पूछा था। जेनरेटेड पावर का जो सूत्र होता है वह होता है WH ओवरऑल इफिशियंसी। अब बटा साथियों याद है 1000 कर दीजिए। W का मान कितना है, 9810, 9810। H आपका 150 है, देख लेते हैं 150 है। उसके बाद एटा ओवरऑल 0.85, 0.92 अब बटा 1000। अब जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1992 ही है, अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या आ रहा है, 1150 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1150 आ रहा है। ठीक है, किलोवाट। तो 1150.7 किलोवाट। तो देखिए कौन सा उत्तर है, 1150.7, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रति घंटे के हिसाब से करिएगा तो आवर को 1 से गुना कर दिए, तो 1 गुना रहे कि ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते ही हैं एनर्जी की बात अगर होगी तो पावर इंटू टाइम, तो इसीलिए किलोवाट इंटू आवर आपका चला आता है। क्या होता है, KWH चला आता है। बना लीजिएगा। अब कह रहा लैम्बर्ट नियम के अनुसार लैम्बर्ट नियम व व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है। तो साहब जी लैम्बर्ट व्युत्क्रम वर्ग नियम तो ये कहता है कि मेरी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो हमारा कोण बन रहा है आपतित सरफेस के करस्पॉन्डिंग आपतित किरणें और ऊर्जा एनर्जी स्रोत के बीच का जो कोण बन रहा है cos थीटा उसके समानुपाती होता है। इस आधार पर आप कौन सा उत्तर हुजूर ले लीजिएगा, आप ले लीजिएगा E समानुपाती 1/d² cos थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये सदैव याद रखना। साहब अब अगला प्रश्न हमारे बीच है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की रीवाइंडिंग 0.16 mm व्यास के सुपर इनामेल तांबे के तार के स्थान पर 0.14 mm व्यास के तार का प्रयोग कर लिए। पहले 0.16 था व्यास, अब 0.14 हो गया। टर्न बराबर रख रहे हैं, अब क्या समस्या होगी, क्या परेशानी झेलनी पड़ेगी, बताइए जरा। बताइए जरा क्या होगी, गौर कीजिए। साहब ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में हमारा व्यास क्या हो गया, कम हो गया कि नहीं हो गया, कि ज्यादा हो गया? सोच के बताइए विद्यार्थियों। ऐसी स्थिति में जब हमने लपेटों की संख्या में प्रयोग किए गए तार के साइज को परिवर्तित किया है तो डेफिनेटली हमारे आउटपुट वोल्टेज भी परिवर्तित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हमारे आउटपुट वोल्टेज भी परिवर्तित हो जाएंगे। और आपको यह ध्यान रखना है कि हमारा ट्रांसफार्मर, बहुत सारी छोटी छोटी बातें, ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉस 0 होता है, पावर मेरा कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी मेरी कांस्टेंट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। कह रहा है एक जनरेटिंग स्टेशन 500 मेगावाट के लोड से जुड़ा हुआ है, मैक्सिमम डिमांड 250 मेगावाट है, 10,000 प्रति सप्ताह शक्ति उत्पादित हो रही है, औसत मांग की गणना करें। साहब जी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ नया नहीं करेंगे। औसत मांग की बात हम कर रहे हैं तो मेरा औसत मांग क्या हो जाएगा? प्रति सप्ताह उत्पादित शक्ति ये 10,000, अब बटे आपका कितना दिन एक सप्ताह में होता है? 7 दिन। और कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 10,000 बटे 24 गुना 7 कर दीजिए, 59.52 किलोवाट। इतना पावर हमारा क्या होगा, इसमें चाहिए होगा। ऑप्शन नंबर डी साथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी साथियों याद रखेंगे। आज शाम आपकी पुनः टेस्ट है बीएसपीएसएल की 7 से 8:30 PM के बीच में बाजार समिति भिगना पहाड़ी सेंटर पर भी आयोजित होंगी ऑफलाइन। और यही टेस्ट सेशन 9 के नाम से प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जहां से आप इसे जुड़ सकते हैं। आपका जो रिक्वेस्ट है कि सर इसको बढ़ाइए, टेस्ट को बढ़ाइए, तो हम टेस्ट को सैटरडे संडे थोड़े समय के बाद जल्द ही करने वाले हैं। समझ गए कि नहीं? तो इसीलिए आप सबकी जो भी राय विचार हैं उन सब का सुझाव का स्वागत है। लेकिन एक और बातें आपको बता दूं, जब आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इंटरनल की बहाली आ गई है तो एक्सटर्नल की भी बहाली के लिए अब बहुत विलंब नहीं होगा, जैसा कि हमने आपको पहले से भी कहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी बहुत ही कम समय में इसकी भी सूचना आएगी। तो आप सब लोग जी जान लगा के भिड़ जाइए और मेहनत में किसी भी तरह कमी नहीं होने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।